हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th की होम साइंस की फर्स्ट चैप्टर उत्तरजीविता वृद्धि तथा विकास इसे पढ़ेंगे। ये है उत्तरजीविता वृद्धि तथा विकास। उद्देश्य क्या है इसका? ये उद्देश्य है कि उत्तरजीविता वृद्धि तथा विकास की संकल्पों की व्याख्या, वृद्धि तथा स्वास्थ्य के पारस्परिक संबंध का विश्लेषण, बाल अवस्था के विभिन्न चरणों के लक्षणों की चर्चा, विकास के पड़ावों का वर्णन और बाल अवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की जांच, ये सारा क्या है उत्तरजीविता में है। अब इसका फर्स्ट चीज़ जो है उत्तरजीविता का अर्थ। उत्तरजीविता का अर्थ क्या होता है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। उत्तरजीविता शब्द के कई अर्थ होते हैं, पर मूल रूप से हम इसे जीवित बने रहने तथा मूलभूत स्तर पर जीवन संबंधी अनिवार्य कार्य करते रहने से जोड़ते हैं। जब बच्चों की उचित देखभाल की जाती है और उन्हें पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है तथा रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं से उनकी सुरक्षा की जाती है, तो वे जीवित रहते हैं तथा बुनियादी कार्य करने में सक्षम होते हैं। पोषक तत्वों की कमी होने पर अथवा संक्रमणों से ग्रस्त होने हो जाने पर उन्हें इन आक्रमणों से उबरने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये उनकी उत्तरजीविता के लिए एक संकट है। निम्न आय वाले परिवारों के बच्चों के लिए अतिरिक्त भोजन की व्यवस्था करना तथा उन्हें सही मात्रा में पर्याप्त पोषक तत्व देना अत्यंत आवश्यक है। शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था के जानलेवा रोगों जैसे तपेदिक, काली खांसी, डिप्थीरिया, पोलियो तथा टिटनेस आदि रोगों के लिए उनकी प्रतीक्षा करना आवश्यक है। मलेरिया, न्यूमोनिया जैसे रोगों की बच्चों के जीवन के लिए खतरा है। वर्ष 2019 की यूनिसेफ की डेमोग्राफिक इंडिकेटर भारत आंकड़ों के अनुसार 34.3 प्रति 1000 लाइव बर्थ जीवित पैदा हुए बच्चे अपने 5वें जन्मदिवस से पहले ही मर जाते हैं। इस प्रकार तकरीबन 824, 448 लड़कियां, 399, 431 और लड़के 425 17 बच्चे एक वर्ष में अपने 5 वर्ष पूरा करने से पहले ही मर गए। उनकी मृत्यु ऐसे रोगों या रोगों के समुच्चय से हो जाती है जिसकी रोकथाम या उपचार सहजता से किया जा सकता था। न्यूमोनिया के लिए एंटीबायोटिक्स, अतिसार के लिए नमक, चीनी तथा सरल घोल का उपयोग किया जा सकता है था। इनमें से अधिकतर मृत्यु कुपोषण व अतिसार के कारण होती है। विश्व भर में बच्चों की मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण यही रोग होते हैं। यूनिसेफ 2016 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के 1,77,300 बच्चों की मृत्यु 2015 में अतिसार के कारण हुई। ऐसे में उन सभी देशों के जिनमें बच्चों की मृत्यु अतिसार के कारण हुई में भारत का प्रथम स्थान, जो एक चिंता का विषय है। बाल मृत्यु का निर्धनता के साथ घनिष्ठ संबंध है। निर्धन देशों तथा धनवान देशों के निर्धनतम लोगों के लिए शिशु तथा बाल उत्तरजीविता में प्रगति बहुत धीमी गति से होती हुई है। जन स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत स्वस्थ जल एवं बेहतर स्वच्छ सफाई इसकी कुंजी है। शिक्षा, विशेषकर लड़कियों तथा माताओं की शिक्षा बच्चों के जीवन को भी बचाने में सहायक होगी। आय की वृद्धि सहायक हो सकती है, किंतु जब तक जरूरतमंद लोगों तथा इन सेवाओं के पहुंचने का पुख्ता प्रबंध नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। कोई बच्चा ठीक से तभी बड़ा होगा जब उसे वातावरण में जरूरी साधन उपलब्ध हों। किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा कोई भी बच्चा सही ढंग से अपना विकास हासिल कर पाएगा। ऐसी स्थितियों में बच्चों की वृद्धि पूर्णतया थम भी सकती है। इसे वृद्धि का रुक जाना कहते हैं। आइए बच्चों की वृद्धि के बारे में हम और अधिक सीखने का प्रयास करें। वृद्धि का विकास क्या है? ये वृद्धि का विकास। सेकंड पॉइंट, इस पाठ में हम वृद्धि तथा विकास शब्दों का प्रयोग करते आ रहे हैं। इनका अर्थ एक ही है? ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। ये थोड़ा भिन्न है। वृद्धि का संबंध आकार, परिमाण से है, अर्थात ऐसे भौतिक परिवर्तन जिन्हें मापा जा सकता है।
वृद्धि उसे कहते हैं, मान लीजिए बच्चा 2 साल का है, 2 साल का होने के बाद में वो 3 साल का होता है, तो उसमें किस प्रकार की वृद्धि हो रही है, उसका वेट क्या जा रहा है, उसकी शारीरिक मतलब उसमें ग्रोथ क्या हो रहा है, उसकी हाइट, सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो इसलिए इसमें वृद्धि उस बच्चों को क्या कर, जिससे बच्चे 2 साल के होते हैं, 3 साल के होते हैं, तो इनमें इनके अंगों का विकास हो गया, हाइट है, फिर ग्रोथ है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। वेट है कि बच्चों में ग्रोथ क्या हो रहा है। एक शिशु अपना सिर उठाना शुरू करता है, फिर अपने पीठ के बल उलटने लगता है, फिर बैठता है, इसके पश्चात रेंगना, चलना और फिर भागना शुरू करता है। ये बदलाव गुणात्मक होते हैं। इन सभी गुणात्मक बदलावों में परिणात्मक परिवर्तन भी होता है। बच्चा जब बैठने लगता है तो कर्मानुसार वह अधिक अवधि तथा बैठने लगती है, दौड़ना शुरू करता है तो कर्मानुसार अधिक तेजी से भागने लगता है। आगे दर्शाए गए चित्रों को देखें। यह आयु के संदर्भ में बच्चे का आकार निर्दिष्ट करता है। बच्चा जैसे जैसे शैशवावस्था से विद्यालय पूर्व की उम्र तक बढ़ता है, उसकी लंबाई तथा वजन में वृद्धि होती है। शरीर के विभिन्न अंगों, सिर, छाती आदि में बदलाव आता है। किंतु क्या यही सब कुछ है? नहीं, हम सब जानते हैं कि शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ शरीर के अंगों का आकार निरंतर बढ़ता है, उनकी कार्यात्मक क्षमता में भी सुधार आता है। यह प्रक्रिया विद्यालय जाना प्रारंभ करने के पूर्व के वर्षों में ही नहीं रुक जाती। यह विद्यालयी वर्षों तथा संपूर्ण किशोरावस्था में भी जारी रहती है, जब तक कि वयस्क शरीर को आकार, संगठन तथा कार्यात्मकता हासिल न हो जाए। वृद्धि का संबंध मुख्य शरीर परिवर्तनों से है, जैसे कि उसकी शरीर में संरचनाओं, शरीर के साथ समय के साथ साथ शारीरिक संरचनाओं, मनोवैज्ञानिक लक्षणों, व्यवहारों, सोचने का तरीका तथा जीवन की मांग के अनुसार स्वयं को ढालने की सुव्यवस्थित पद्धतियों के रूप में हम विकास को परिभाषित करते हैं। विकास का क्षेत्र। विकास का क्षेत्र क्या है? ये है विकास का क्षेत्र। आइए हम सब विकास के क्षेत्रों के परिभाषित करें। यद्यपि हम सदैव एक समग्र व्यक्ति के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययन के प्रयोजनार्थक हम विभिन्न आयामों को पृथक करते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाले विभिन्न विकासों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, संवेदनात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा संबंधी विकास, सामाजिक, भावनात्मक तथा व्यक्तिगत विकास। शारीरिक विकास का संबंध गर्भधारण के समय से लेकर आगे तक शरीर की संरचना तथा अनुपात में भौतिक परिवर्तनों से है। क्रियात्मक मोटर विकास का संबंध शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण से है, जिसके कारण शरीर के विभिन्न भागों के बीच समन्वय बेहतर होता जाता है। शारीरिक वृद्धि से शरीर में गतिविधियां पर नियंत्रण का अर्थ शरीर की पेशियों गतिविधियां नियंत्रण है, क्रियात्मक है, जैसे कि शरीर की बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों पर नियंत्रण है, जैसे कंधे, जांघों, ऊपरी भुजा, निम्न भुजा, उदर तथा पीठों की में पेशियों की गतिविधियां आदि। इस नियंत्रण से परिणाम स्वरूप हम बैठ सकते हैं, झुक सकते हैं, चल सकते हैं तथा अपनी पूरी भुजा को हिला सकते हैं। सूक्ष्म क्रियात्मक विकास का संबंध शरीर की छोटी पेशियों पर नियंत्रण से है, जैसे कलाई, अंगुलियां या अंगूठे की पेशियां। इस नियंत्रण के परिणाम स्वरूप हम लिख सकते हैं, पुस्तक के पन्ने पलट सकते हैं, सिलाई तथा बुनाई कर सकते हैं। संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास क्या है? देखने, सुनने, सूंघने, स्पर्श करने तथा स्वाद महसूस करने की संवेदी क्षमताओं के विकास से है। हालांकि शिशु के जन्म के समय से ही उसकी संवेदनात्मक क्षमताएं पर्याप्तक रूप में विकसित होती है। आयु बढ़ने के साथ साथ ये अधिक परिष्कृत तथा विकसित होती जाती है। उदाहरण के लिए, कोई नवजात शिशु किसी चेहरे पर या वस्तु पर अपनी आँखों तथा केंद्रित करता है। जब वे चेहरे 8 इंच तक की दूरी पर होते हैं तो क्रमिक रूप से बच्चों की देखने की क्षमता विकसित होती जाती है, जिससे वे अपने आँखें दुरुस्त या निकट वस्तुओं को केंद्रित कर। संज्ञानात्मक विकास।
संज्ञानात्मक विकास का संबंध बच्चों से जन्म से लेकर सोचने विचारने की क्षमताओं के प्रकट होने तक से है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है उसके सोचने विचारने की शक्ति में तरीकों में गुणात्मक अंतर आ जाता है। सोचने विचारने के हमारे तरीकों में ये अंतर हमारी मानसिक संरचनाओं तथा अनुभव को समझने में आए बदलाव के कारण होता है। इसे संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। भाषा संबंधी विकास। भाषा क्या है? जो जन्म के समय केवल रो ही सकता है, दूसरों की भाषा समझता, जटिल वाक्यों को बोलने में समर्थ बनाते हैं। सामाजिक विकास। जो किसी व्यक्ति को समाज की प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार करने, लोगों के साथ संबंधों का निर्माण करने तथा उन्हें कायम रखने में समर्थ बनाती है। भावात्मक विकास क्या है? भावात्मक विकास है व्यक्तिगत का संबंध उस स्वयं से है, इसमें उसके अपने विचार का विकास शामिल है। वह कौन है, उसके पास कौन से व्यक्तिगत गुण तथा कौशल है तथा अपने भविष्य के लिए उसकी क्या आकांक्षाएं हैं। किसी व्यक्ति की वृद्धि तथा विकास में संतुलित आहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे जैसे बच्चा विद्यालय जाने की आयु तक पहुंचता है, उसकी आहार संबंधी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। वस्तुतः 10 वर्ष की आयु से लड़का तथा लड़कियों की आहार संबंधी आवश्यकताओं में भिन्नताएं आ जाती हैं। जैसे शैशवावस्था में जन्म 6 माह तथा 6 से 12 माह तक, पूर्व विद्यालयी वर्ष 1 से 3 वर्ष, 4 से 6 वर्ष, विद्यालयी वर्ष 7 से 9 वर्ष, 10 से 12 वर्ष। यहाँ यह उल्लेख करना रोचक होता है तथा लड़कियों की आहार संबंधी आवश्यकताएं 9 वर्ष की आयु तक एक समान रहती है। 10 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात लड़कों तथा लड़कियों की आहार संबंधी आवश्यकताओं में फर्क होना शुरू हो जाता है। अब हम वृद्धि तथा स्वास्थ्य के पारस्परिक संबंधों को समझने का प्रयास करते हैं। अनेक संसाधनों तथा स्थितियों की आवश्यकताएं हो, जैसे घर में पर्याप्त शिक्षक तथा भौतिक प्रेरणा। यहाँ हमारा संसाधनों तथा स्थितियों से क्या तात्पर्य है? जैसे कि बच्चों को हम क्या करते हैं, इन बच्चों को पर्याप्त स्तनपान व्यवस्था, सुरक्षित स्वच्छ स्वास्थ्यकर वातावरण, उनके स्वास्थ्य की उचित देखभाल, धूम्रपान तथा मद्यपान जैसी आदतों से माताओं तथा परहेज भी शामिल किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में स्वास्थ्य के साथ जुड़ी सभी कार्यकर्ताएं क्षमताएं हासिल करने के लिए सामान्य वृद्धि एक अनिवार्य स्थिति है, किंतु इसके लिए केवल वृद्धि पर्याप्त नहीं। अनुसंधानों से प्रमाण मिलते हैं। जीवन के 5 वर्षों में सभी बच्चे बहुत समान रूप से बढ़ते हैं। इस अवस्था में जब शरीर विज्ञान संबंधी उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं और वातावरण उनके स्वास्थ्यकारी विकास के लिए प्रोत्साहन भी देता है, पर्यावरणीय आक्रमणों के कारण जैसे संक्रमणों या रोगों से ग्रस्त होने तथा पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्यकर आहार न मिलने पर वृद्धि में व्यवधान या धीमापन आ जाता है। भारत में यह पाया गया है कि समृद्ध परिवारों के बच्चों की वृद्धि विकसित देशों के बच्चों के समान होती है, खासकर तब जब उनके माता पिता शिक्षित हों। बच्चों की वृद्धि की मॉनिटरिंग करने के लिए वृद्धि चार्टों का विश्व भर में व्यापक प्रयोग किया जाता है। सामान्य वृद्धि वर्ग नीचे दर्शाए गए ग्राफ में वृद्धि वर्ग समतल हो सकता है अथवा अधोमुख दिशा में भी जा सकता है। निम्नलिखित स्थितियों में वृद्धि वक्र का क्या अर्थ है? समतल होना, ऊपर की ओर बढ़ना, नीचे गिरना। जैसे कि ये आपको दर्शाया गया है। बच्चों का वेट 1 साल में क्या उसकी ग्रोथ होती है, 2 साल में क्या होती है, 3 साल में क्या होती है, 4 साल में क्या होती है, 5 साल में क्या होती है। इसका अगला भाग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।